एज यू ऑल नो, हम कौन सा टॉपिक सबसे पहले कवर कर रहे हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो हमारे लिए अकाउंटिंग में जानना जरूरी है। वन बाय वन मैं सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊंगी। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हम कवर करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रोप्राइटर या फिर हम इसे ओनर बोलते हैं, ड्राइंग्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, इनकम, स्टॉक और इन्वेंट्री, नेट लॉस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रांजैक्शंस, receivables, payables and accounting equation. Let's start with the first term. सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या था बेटा? एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। तो संपत्ति मतलब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो संपत्ति जैसे आपके पास गाड़ी है, घर है, जमीन है, आपकी बाइक है, ये सब आपके लिए क्या है? आपकी एसेट्स है, संपत्ति है। तो अब अकाउंटिंग में देखते हैं कि एसेट्स की मीनिंग क्या होती है। एन एसेट इज अ रिसोर्स और प्रॉपर्टी। कोई भी रिसोर्स मतलब संसाधन, और प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो वो आपके लिए क्या है? आपकी एसेट है। हैविंग अ मॉनेटरी और इकोनॉमिक वैल्यू। सिर्फ प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब आप उसको रुपीज में मेजर कर पाए। फॉर सपोज आप ये बोल पाए आपके पास जमीन है तो वो 10 लाख की है, आपके पास घर है तो वो 5 लाख का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। राइट। ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी। ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन की, एंटिटी का मतलब यहाँ पे बिजनेस हाउस से है। विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट दे। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज हमने एक बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग आपके लिए आपकी क्या हुई? एसेट हुई। तो उस एसेट से आपको फ्यूचर में कैसे बेनिफिट हो सकता है? फॉर सपोज आपने 1 लाख की बिल्डिंग परचेज की, तो हो सकता है आप 2 साल बाद उसको 5 लाख में सेल कर दो, तो बेनिफिट हुआ आपको, 4 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। या फिर अगर उस बिल्डिंग को आप रेंट पे दोगे तब भी आपको हर महीने क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो क्या हो गया? कुछ बेनिफिट आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से मिल रहा है। पर कब मिल रहा है? फ्यूचर में मिल रहा है। तो अगर अकाउंटिंग में बात करें तो एसेट क्या हो गई? कोई भी रिसोर्स या प्रॉपर्टी जिसकी इकोनॉमिक या मॉनेटरी वैल्यू हो, जो ओन्ड किया जाए इंडिविजुअल या एंटिटी के द्वारा, और आपको कुछ फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोड्यूस करके दे, वो आपके लिए क्या है? आपकी एसेट है। अब चलते हैं डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलर, assets are future economic benefits and rights which are owned or controlled by a business. फिनी एंड मिलर क्या बोलते हैं कि एसेट्स वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड राइट्स हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि फ्यूचर में कैसे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड राइट्स हैं जो किसके द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं? बाय अ बिजनेस। फॉर्मूला, एसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है देख लेते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर एक और फॉर्मूला यूज होता है अगर हमें नेट एसेट कैलकुलेट करनी होती है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? टोटल एसेट्स हमें दी होंगी, उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की मीनिंग अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट एसेट मिल जाएगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और नेट एसेट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब बेटा जो ये वाला फॉर्मूला है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, यही हमारे लिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है।
अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए कि यही फॉर्मूला हमारे लिए किसका काम करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का। We have already talked about meaning, definition and formula of assets. Now we are going to discuss about classification of assets. Classification को आप types भी बोल सकते हैं। Assets को 3 categories में divide किया गया है। First one is real asset, second one is fictitious assets and the last one is contingent assets. Real asset को 2 categories में divide किया गया है। First one is fixed assets and second one is current assets. Fixed assets को भी 2 categories में divide किया गया है। First one is tangible fixed assets and the second one is intangible fixed assets. Similarly, current assets को भी 2 categories में divide किया गया है। First one is liquid or quick assets. Second one is floating और circulating assets. हम हर एक टाइप को डिटेल में आगे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स, दैट इज रियल एसेट्स। रियल एसेट्स को बेटा हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संपत्ति। रियल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो सबसे पहला टाइप हमने कौन सा पढ़ा था रियल एसेट में, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, these assets are held for the purpose of producing goods and are not held for resale in the normal course of business. तो इसका क्या मतलब हुआ, दो चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। Held for the purpose of producing goods, हम ये assets अपने पास किस लिए रखते हैं, so that हम goods का प्रोडक्शन कर पाए। goods मतलब यहाँ पे सामान से है, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन हम कर पाए, उस सामान को हम बना पाए। Not held for resale, हम ये एसेट्स परचेज करते हैं सो दैट हम प्रोडक्शन कर पाए। रीसेल या बेचने के लिए हम ये मशीन्स या ये एसेट्स नहीं परचेज करते। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर सपोज अगर हमने न्यूज़पेपर प्रिंट करने का बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन्स लेके आएंगे। तो ये मशीन्स हम किस लिए लेके आ रहे हैं, सो दैट हम न्यूज़पेपर्स को प्रिंट कर पाए। इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं कि हमने आज परचेज की और आज से 1 मंथ या 2 मंथ बाद हमने उसको रीसेल कर दिया, दोबारा बेच दिया। क्लियर है। फिक्स्ड एसेट्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट का टाइप क्या होता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इट रिफर्स टू दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। सीन एंड टच्ड दैट मींस जिसको हम देख पाए और छू पाए, इसी को बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड, जमीन है, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के। इन सारी एसेट्स को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए इनको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। सेकेंड टाइप होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। It refers to those fixed assets which cannot be seen and touched. क्या डिफरेंस है, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, हम देख नहीं सकते, हम छू के बता नहीं सकते कि वो कौन सी एसेट है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है गुडविल। गुडविल का मीनिंग होता है बेटा एक अच्छी इमेज मार्केट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। टाटा कंपनी की जो इमेज है मार्केट में, उसको देखते हुए आप टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। तो ये क्या है, ये गुडविल है। उन्होंने गुडविल के थ्रू लॉयल्टी क्रिएट कर दी कस्टमर में, बिकॉज कस्टमर को पता है ये कंपनी अच्छी है तो अच्छा प्रोडक्ट ही डिलीवर करेगी। है तो हमारे लिए एसेट, बिकॉज हमारा बिजनेस बढ़ाने का काम कर रही है, पर ना हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे छू सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का। फिर बात करते हैं पेटेंट्स की। पेटेंट्स का सिंबल आर से हम इसको डोनेट करते हैं। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क का सिंबल टीएम हम इसको लिखते हैं। कॉपीराइट आपने बहुत जगह देखा होगा, ऑल राइट्स रिजर्व्ड करके लिखा होता है या सी लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स।
तो ये जो तीनों चीजें हैं बेटा, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, तो ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, ये हमारे वो राइट्स हैं जो हमारे वर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, सो दैट कोई उसको कॉपी ना कर पाए, उसको स्टील ना कर पाए। तो ये तीनों राइट्स हैं हमारे। और गुडविल क्या है, हमारी इमेज है मार्केट में। तो ये सारी एसेट्स जो है बेटा, ना हम इनको देख सकते हैं, ना हम इन्हें छू के फील कर सकते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। The second type of real asset is current assets. These assets are held for resale purpose and expected to be sold within a year. अब ये बिल्कुल फिक्स एसेट का अपोजिट है। ये एसेट्स हम किस लिए रखते हैं अपने पास, सो दैट हम उसको रीसेल कर पाए। रीसेल कर पाए मतलब उसको दोबारा बेच पाए। और कब हमें उसे बेचना है, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। These assets are convertible into cash within a period of 1 year and required to meet day-to-day operations of the business. या फिर दूसरी तरीके से हम इसको देखें तो हम मीनिंग क्या समझेंगे इसकी, ये एसेट्स जो हैं वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्जन कैसे होगा, फॉर सपोज हमारे पास कोई एसेट है और हमने उसे सेल किया, तो हमें कुछ कैश रिसीव होगा, तो उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल इनटू कैश। और ये कैश हम किस लिए यूज करते हैं, सो दैट हम अपना डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर पाए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं करेंट एसेट्स की क्या क्या हो सकती हैं। कैश इन हैंड, पहला एग्जाम्पल है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास कैश है, तो हम कैश में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जो चीज ऑलरेडी हमारे पास कैश में है, वो तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है करेंट एसेट का, राइट। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब हमने जो बैंक में पैसा रखा है, तो उसको भी विड्रॉ करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स मतलब बेटा वो सामान जो हम अपने बिजनेस के लिए जो भी गुड्स बना रहे हो, वो सेलेबल फॉर्म में हो। सेलेबल फॉर्म मतलब एकदम तैयार हो, अब हम उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के गुड्स के स्टॉक को भी करेंट एसेट में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब हमने एक बार अपने गुड्स तैयार कर लिए हैं, मार्केट में बेचने के लिए रेडी हैं, तो अब हम उन्हें एक साल से तो पहले ही मार्केट में बेच देंगे, सो दैट हमें कुछ पैसा मिले उससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेटर्स। डेटर्स बेटा वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें हमने उधार पे या क्रेडिट पे सामान दिया होता है और कुछ टाइम बाद वो हमें पैसे वापस करेंगे। तो नॉर्मली जो क्रेडिट पीरियड हम रखते हैं, मतलब उधार के लिए जितना हम समय देते हैं, वो एक साल से कम का होता है, तो इसलिए डेटर्स को जो है वो करेंट एसेट में रखा जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर मार्केट की वो सिक्योरिटीज जिनको हम एक साल के अंदर मार्केट में बेच देते हैं। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम चल गया है, हम कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इन सिक्योरिटीज में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो ये सारे टर्म्स हम एक एक करके अकाउंटिंग में बेटा आगे पढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, वो सारे बिल्स या वो सारी सर्विसेज जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं पर उसका अमाउंट अभी हमारे पास नहीं आया, हमें फ्यूचर में मिलेगा। फॉर सपोज आप एक एम्प्लॉइज HR फॉर्म है, राइट, HR फॉर्म है, आप अपने एम्प्लॉइज को जगह जगह भेजते हैं और कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने अपने एम्प्लॉइज भेजे, 1 मंथ की सर्विस प्रोवाइड कर दी, पर अभी तक आपको उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिला, इनकम नहीं मिली, तो इनको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ड्यू हो गया है, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है पर अभी तक हमें उसका जो पेमेंट है वो नहीं मिला, तो वो भी बेटा एक साल के अंदर हमको मिल जाएगा, तो इसलिए हम इसको करेंट एसेट में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, करेंट एसेट्स के। इन सारे चीजों को हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ये कैश के ही फॉर्म में है, इनको बोला जाता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। पहला टाइप लिक्विड और क्विक एसेट्स।
The most liquid current asset items are cash and cash equivalents, while marketable securities and account receivables are also considered as liquid asset. Liquid का मतलब है बेटा यहाँ पे लिक्विड एसेट्स मीन्स क्या होता है, लिक्विड या क्विक मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास कैश के फॉर्म में है। तो ये बोला गया है कि या तो कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट्स हो। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब जो कैश को जितनी जल्दी हम कन्वर्ट कर पाए। तो अगर इस फॉर्म में है तो हमारी वो करेंट एसेट लिक्विड है, हम तुरंत उसको कैश में या तो कन्वर्ट कर लेंगे या तो वो मेरे पास कैश के ही फॉर्म में है। करेंट लिक्विड एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अकाउंट रिसीवेबल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ये दोनों नाम आप लिख लीजिए, हम इसको आगे जाके क्लियर करेंगे। These assets does not include inventories because it may take more time for conversion. अब ये वर्ड इन्होंने यूज किया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स बेटा इन्वेंट्री रॉ फॉर्म में होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कच्चा सामान। तो उस कच्चे सामान से अभी हमको सामान बनाना बाकी है, तो कितना टाइम कन्वर्जन में लगेगा, फिर कितने टाइम में हम उसको सेल करेंगे, तो हम क्लियरली नहीं बोल पाते कि हम 1 साल के अंदर इसको सेल कर पाएंगे। तो इसलिए इनको जो है वो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। और सेकेंड टाइप हमारे पास होता है फ्लोटिंग या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स। Assets that is continually changing in quantity and or value. ऐसी assets जो continuously change होती रहे उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स। यही वो एसेट है जो बिजनेस में हम सर्कुलेट करते रहते हैं। दैट मीन्स हमने सामान परचेज किया, पैसा इन्वेस्ट किया, उस सामान को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स को हमने सेल किया, वहां से हमें पैसा मिल गया। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलेशन बन रहा है। जो पैसा है आपका वो एक सर्किल के फॉर्म में घूम रहा है। आपने इन्वेस्ट किया, सामान परचेज किया, सामान परचेज करके आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिर आपने उसको सेल किया, फिर आपको पैसा मिला, फिर उससे आपने सामान खरीदा, तो एक सर्किल पूरा बन रहा है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है सर्कुलेटिंग एसेट्स। हम ऑलरेडी फर्स्ट टाइप को कवर कर चुके हैं, दैट इज रियल एसेट्स। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स की, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हिंदी में बेटा बोला जाता है काल्पनिक संपत्ति। तो चलिए देखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। These assets created by an accounting entry that has no tangible existence or physical existence or realizable value but represents actual cash expenditure। इसका मतलब क्या है, ये वो एसेट्स हैं जो अकाउंटिंग एंट्री द्वारा क्रिएट की जाती है। इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और ना ही कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जैसे हम नॉर्मली एसेट को सेल करके हमें पैसा मिल जाता है, वैसा इनमें नहीं होता। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैश एक्सपेंडिचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब खर्चे दिखा रहे हैं। ये हमारी एसेट्स नहीं है, ये क्या है, ये खर्चे हैं। The purpose of creating a fictitious asset is to account for expenses that cannot be placed under any normal accounting heading। अब इसका क्या मतलब है, इन fictitious assets को क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है, हम उन एक्सपेंसेस को दिखा पाए जिनको हम नॉर्मली किसी भी अकाउंटिंग हेडिंग के अंडर नहीं शो कर पाते। मतलब हम ये नहीं बता पाते कि ये कौन सा एक्सपेंस है, तो हम उसको किस में डाल देते हैं, फिक्टिशियस एसेट में। Fictitious assets are written off as soon as possible against the firm's earning। हमने fictitious assets शो कर दी, इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म्स को जो अर्निंग होती है उनसे खत्म कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ कैसे होगा बेटा, फॉर सपोज हमें 50,000 की अर्निंग हुई और हमने फिक्टिशियस एसेट 10,000 की दिखाई थी, तो उस 50,000 में से पहले हम 10,000 पे कर देते हैं, उन फिक्टिशियस एसेट्स को हटा देते हैं। तो राइट ऑफ हो गया। अब हमारे पास अर्निंग कितनी बची, 40,000। तो इस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है।
These are shown as assets under the head miscellaneous expenditure in the financial statements for a time being. अब अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में इनको कहाँ दिखाया जाता है? एसेट्स में दिखाया जाता है। और एसेट में कौन सी हेडिंग इनको दी जाती है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मतलब हमने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये एसेट्स नहीं है, ये वो खर्चे हैं जिनको हम एसेट्स में शो कर रहे हैं और इनको फॉर अ टाइम बिंग शो किया जाता है। टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए, जब राइट ऑफ कर देंगे तो उसके बाद हम उनको हटा देंगे। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो फिक्टिशियस एसेट्स को, तो फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है, पर ये वो खर्चे हैं जिनको हम नॉर्मल अकाउंटिंग हेड्स के अंदर नहीं शो कर सकते। इसलिए हम इसको कैसे शो करते हैं? हम इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोल देते हैं। और किस हेडिंग के अंदर इनको शो किया जाता है ये आपको हमेशा याद रखना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। मिसलेनियस मतलब विभिन्न खर्चों के अंदर इनको दिखाया जाता है, राइट? सबसे पहला एग्जाम्पल इसका प्रमोशनल एक्सपेंसेस। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रमोशनल खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, आपने एडवर्टीजमेंट बनवाया, आपने होर्डिंग्स बनवाई, न्यूज़पेपर में निकलवाया, तो ये सब क्या है? ये प्रमोशन करने के खर्चे हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस है। तो ये किसमें आएगा? फिक्टिशियस एसेट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनका मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में लगते हैं। तो ये वो सारे खर्चे होते हैं जब बिजनेस कमेंस हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, तब ये एक्सपेंसेस लगते हैं। तो हम जैसे हमने लोगो बनाया, हमने लीगल फीस दी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब हम फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में तो हम डिस्काउंट पे उनको देते हैं, मतलब कम पे हमने शो किया, तो वो भी किसमें आएगा? फिक्टिशियस एसेट्स में। लॉस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हमने शेयर्स इशू किए वैसे ही हमने डिबेंचर इशू किए, तो अगर डिबेंचर इशू करते समय हमें कोई लॉस होता है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? फिक्टिशियस एसेट्स का। तो आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि जितने एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? एक्सपेंसेस के हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो एसेट्स नहीं है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको हम नॉर्मल अकाउंटिंग हेडिंग के अंदर शो नहीं कर सकते। The third and last type of asset is contingent assets. इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा आकस्मिक संपत्ति। आकस्मिक संपत्ति मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अचानक से हो जाए, राइट? तो अब मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या है इसकी? It is possible asset that may arise because of gain that is contingent on future events that are not under any entity's control. क्या मतलब हुआ इसका? अब देखिए यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं आपको। पहला, पॉसिबल एसेट्स। ये एसेट नहीं है, पॉसिबल एसेट है, मतलब एसेट बन सकती है पर एसेट अभी है नहीं। बिकॉज ऑफ गेन, अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर इवेंट्स, किस पे डिपेंड करता है? जो फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है, वो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है। अगर फ्यूचर में वो इवेंट होता है और हमें प्रॉफिट होता है तब वो हमारी एसेट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और लास्ट पॉइंट, नॉट अंडर एंटिटीज कंट्रोल, ये बिजनेस हाउस के कंट्रोल में नहीं होता। तो किसके कंट्रोल में होगा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट के, मतलब बिजनेस नहीं कंट्रोल कर सकता। अगर बिजनेस कंट्रोल कर सकता तो वो क्लियरली बता देता कि हाँ हमें प्रॉफिट हो गया या प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? ये वो पॉसिबल एसेट है जो किसकी वजह से होगी? अगर हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कब हुआ? फ्यूचर में वो प्रॉफिट होगा, बट वो प्रॉफिट किसके कंट्रोल में नहीं है? वो बिजनेस हाउस के कंट्रोल में प्रॉफिट नहीं है। अब आगे देखते हैं। Contingent assets and gains are not recorded in accounts even when they are probable and the amount can be estimated. Contingent assets को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता
जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है और हम उसका अमाउंट भी बता सकते हैं कि इतने का प्रॉफिट हो सकता है, फिर भी हम उसकी जो एंट्री है वो अकाउंटिंग में नहीं करते। क्यों बेटा? क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली चीज है और अकाउंटिंग में उसी की एंट्री की जाती है जो चीज हो चुकी होती है। हिस्टोरिकल डेटा एंटर किया जाता है, कोई भी एस्टिमेटेड डेटा एंटर नहीं किया जाता। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए, कंटिंजेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो अभी तक एसेट्स नहीं बनी। एसेट्स कब बनेंगी? जब हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट्स बन जाएंगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एसेट्स नहीं बनेंगी। क्लियर है इतना? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास बिजनेस ए है, इसको हम मानते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, और एक बिजनेस बी है जो कोई अदर बिजनेस हाउस है, राइट? तो अब जो बिजनेस बी है वो हमारा प्रोडक्ट स्टील करके बनाना उसने शुरू कर दिया। जैसे हमने कोई आइडिया लिया प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बिना हमसे परमिशन लिए बिजनेस बी भी उसी प्रोडक्ट को बना रहा है। तो उस केस में क्या होगा? जब बिजनेस ए को पता चलेगा कि उनका जो आइडिया है वो स्टील हो गया है, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट केस करेंगे। तो कोर्ट केस में क्या होगा? कोर्ट केस का जो रिजल्ट है वो एक दिन में तो आता नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो केस चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? बिजनेस ए भी केस जीत सकता है और बिजनेस बी भी केस जीत सकता है, दोनों की 50-50% चांसेस है, राइट? तो अब इस केस में अगर बिजनेस ए मतलब हमारा बिजनेस अगर केस जीत जाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? कंटिंजेंट एसेट बन जाएगी। तो इतना समझ में आया? ये फ्यूचर इवेंट था। केस किया, केस का रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, पर जब रिजल्ट आया और हम केस जीत गए और बिजनेस बी को हमारा आइडिया चुराने के लिए हमें कंपनसेशन देना पड़ा, तो अब हमें गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो हमारे लिए क्या बन गया? कंटिंजेंट एसेट्स।